हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाते हैं कोलाइडिंग रीजन बनाने की विधियां। इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे कोलाइडिंग रीजन का वर्गीकरण। आज आपको कोलाइडिंग रीजन बनाने की विधियां पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड ये विलायक या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडिंग रीजन बनाते हैं। तो इनके बनाने के लिए किसी विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। इनको क्या किया, विलायक में या परिक्षेपण माध्यम में मिला दिया और इनको हिला दिया और कोलाइडिंग रीजन के बन गए। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो विलायक या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर उनके कोलाइडिंग रीजन शीघ्र प्राप्त नहीं होते हैं। इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। तो वो विधियां निम्न है। अभी आप लोग विधियां पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे द्रव स्नेही कोलाइड, इसके नीचे लिखना आपको पड़ेगा कि द्रव स्नेही कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर द्रव स्नेही कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडिंग रीजन बनाते हैं। कोलाइडिंग रीजन बनाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडिंग रीजन बनाते हैं। तो इनके लिए या इनको बनाने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। लिखेंगे इनके कोलाइडिंग रीजन बनाने के लिए, इनके कोलाइडिंग रीजन बनाने के लिए, विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती। विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। इनके कोलाइडिंग रीजन बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर, शीघ्र ही कोलाइडिंग रीजन नहीं बनाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र ही कोलाइडिंग रीजन नहीं बनाते हैं। कोलाइडिंग रीजन नहीं बनाते हैं। इनको बनाने के लिए, विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। जो निम्न है, एक तो आपके नॉलेज के लिए हो गया। इसके बाद जो विधियां पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक। कि द्रव स्नेही कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडिंग रीजन नहीं बनाते हैं। इनके कोलाइडिंग रीजन बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र ही कोलाइडिंग रीजन नहीं बनाते हैं।
इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है जो निम्न है। तो आपके नॉलेज के लिए हो गया ठीक। अब जो इसमें विधियां पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी विधियां होंगी ठीक। देखो इसमें पढ़ेंगे विधियों में फर्स्ट है परिक्षेपण विधियां। इसमें क्या होता है कि इस विधि में बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी कण बनाए जाते हैं, कोलाइडिंग रिंग बनाया जाता है ठीक। तो परिक्षेपण विधियां निम्न आती हैं। उसमें पहली विधि है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसे विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहते हैं ठीक। विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि या इसे विद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं ठीक। ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि, इस विधि में क्या होता है देखिए समझिए। इस विधि में धातु की दो छड़ों को इस विधि द्वारा एयू है, एजी है, कॉपर है आदि धातुओं का कोलाइडी विलयन या कोलाइडी साल प्राप्त किया जाता है ठीक। तो इस विधि में क्या होता है कि धातु की दो छड़ों को, धातु की दो छड़ें होंगी, इन छड़ों को क्या करते हैं हम KOH या NaOH युक्त जल, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है तो इसीलिए क्षारीय जल होना चाहिए ठीक। यहां पर लिख देंगे KOH या NaOH युक्त जल होगा ठीक। और ये धातु की दो छड़ें हैं, एक आपका एनोड होगी, एक आपकी कैथोड होगी ठीक। दो छड़े हो गई, एक माइनस हो गया प्लस, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है ठीक। इन दो ये धातु की छड़ें हैं, धातु की छड़ें, ये धातु की छड़ें हैं KOH युक्त जल में डुबोई गई हैं। और इस पात्र को क्या करते हैं हम, इस पात्र को हम बर्फ के मिश्रण में रख देते हैं ठीक। या बर्फ से भरे एक दूसरे पात्र में रख देते हैं जिससे पात्र ठंडा रहे ठीक। एक आपका पात्र है, इसमें बर्फ के टुकड़े हैं ये, ये बर्फ के टुकड़े हैं। इसमें क्या होता है कि इन छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं ठीक। ये छड़ें आपस में लड़ेंगी तो यहां पर विद्युत आर्क उत्पन्न होगी और उच्च ताप के कारण धातु की वाष्प बनेगी और वो वाष्प ठंडे जल में सम्मिलित हो जाएगी और कोलाइडी आकार के कणों के रूप में प्राप्त हो जाएगी ठीक। इस प्रकार इस विधि द्वारा धातुओं के साल प्राप्त हो जाते हैं ठीक। यहां पर लिखेंगे कि इस विधि द्वारा आपको फिगर बनाना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विधि है ठीक। आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा ठीक। तो इस विधि द्वारा धातुओं जैसे Ag, Au व कॉपर आदि धातु का निष्कर्षण किया जाता है। आदि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इस द्वारा धातुओं जैसे Ag, Au व कॉपर आदि का कोलाइडी विलयन या साल बनाया जाता है। कोलाइडी विलयन
इसके द्वारा धातुओं जैसे Ag का AU कॉपर आदि का कोलाइडिंग या साल्ट बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग बनाना है, ठीक लिखेंगे यहां पर, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग विलयन बनाना है, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग बनाना है उसकी दो छड़ों को KOH युक्त जल में डुबोकर, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग बनाना है उसकी दो छड़ों को KOH युक्त जल में डुबोकर पात्र को बर्फ के टुकड़ों से भरे एक अन्य पात्र में रख देते हैं, एक अन्य पात्र में रख देते हैं। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग बनाना है उसकी दो छड़ों को KOH युक्त जल में डुबोकर पात्र को बर्फ के टुकड़ों से भरे एक अन्य पात्र में रख देते हैं, ठीक। और फिर छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। आर्क मतलब चिंगारियां, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं जिससे उच्च ताप के कारण धातु की वाष्प बनती है जो ठंडे जल में संघनित होकर कोलाइडी कणों के आकार के रूप में, जिससे उच्च ताप के कारण धातु की वाष्प बनती है जो ठंडे जल में संघनित होकर कोलाइडी आकार के कणों के रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक। इस प्रकार धातु का साल बन जाता है कोलाइडिंग विलयन, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि ध्यान दीजिए कि इसके द्वारा धातुओं जैसे Ag, AU और कॉपर आदि का कोलाइडिंग विलयन या साल बनाया जाता है। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडिंग विलयन बनाना है उसकी दो छड़ों को KOH युक्त जल में डुबोकर पात्र को बर्फ के टुकड़ों से भरे एक अन्य पात्र में रख देते हैं और छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। जब विद्युत आर्क उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उच्च ताप हो जाएगा और उच्च ताप होने के बाद क्या होगा, धातु की वाष्प बनेगी और ये आपका ठंडा जल हो जाएगा, उसमें संघनित हो जाएगी और कोलाइडी कणों के आकार के रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक। इस प्रकार धातुओं के साल हमें मिल जाते हैं। जैसे आ जाए कि गोल्ड का साल ग्रेडिंग आर्क के द्वारा बना होता है, यहाँ पर गोल्ड की छड़ें लेंगे, सिल्वर की कह दे आप सिल्वर की छड़ें लेंगे, कॉपर की कह दे कॉपर की छड़ें ले देंगे, ठीक। तो इस द्वारा इन धातुओं का कोलाइडी विलयन या साल बनाया जाता है, ठीक। पेप्टीकरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में आएगा पेप्टीकारक, यह आ भी चुका है एक बार आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी परिक्षेपण विधियां हैं, ठीक।
तो इसमें क्या होता है कि किसी ताजे बने अवक्षेप को, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को फिर से कोलॉइडी अवस्था, फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को, में परिवर्तित करने की क्रिया को, करने की क्रिया को भी सब समझाएंगे आपको। क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। किसी ताजे बने अवक्षेप को फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। यानी सकते हो किसी ताजे बने अवक्षेप को, ठीक है, ताजे बने अवक्षेप को किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी एक तीसरे पदार्थ की सहायता से, ठीक, मतलब किसी की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। यहां पर लिखेंगे किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी एक तीसरे पदार्थ या एक तीसरे पदार्थ की सहायता से जोड़ देंगे, ठीक। फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और यह तीसरा पदार्थ पेप्टीकारक कहलाता है, पेप्टीकारक कहलाता है, ठीक है। किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी एक तीसरे पदार्थ की सहायता से फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और यह तीसरा पदार्थ पेप्टीकारक कहलाता है, ठीक। अब इसमें तीसरे पदार्थ की बात क्या है, देखो ये क्रिया स्कंदन की उल्टी होती है। अभी आगे पढ़ेंगे स्कंदन, ये स्कंदन की उल्टी है। जैसे आपका कोई कोलॉइडी विलीन है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये कोलॉइडी विलीन है और इसमें हमने कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया और यह अवक्षेपित हो गया, अवक्षेप बन गया, अवक्षेप बन गया ये। तो इस क्रिया को कहते हैं स्कंदन। इसे क्या कहते हैं, स्कंदन। तो पहला पदार्थ ये हो गया और दूसरा पदार्थ वैद्युत अपघट्य हो गया। अब इसमें कोई तीसरा पदार्थ मिलाए, तीसरा पदार्थ जो मिलाएंगे हम, तीसरा पदार्थ मिलाएंगे, फिर से कोलॉइडी विलीन में चेंज हो गया। तो ये क्रिया कहलाती है पेप्टीकरण। तो स्कंदन की उल्टी हो गई कि नहीं हो गई, अभी पढ़ाएंगे स्कंदन। और ये तीसरा पदार्थ पेप्टीकारक कहलाता है, ठीक। बात आपको क्लियर हो रही, फिर से ध्यान दीजिए कि जैसे कोई कोलॉइडी विलीन है, वो पहला पदार्थ हो गया, इसका स्कंदन करना हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया और ये स्कंदित हो गया, ये अवक्षेप बन गया, तो ये दूसरा पदार्थ हो गया। अब हम कोई तीसरा पदार्थ ऐसा मिला दें कि जो हमारा अवक्षेप है ये पुनः फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्रिया कहलाती है पेप्टीकरण और ये तीसरा पदार्थ पेप्टीकारक कहलाता है, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरा पदार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि दो पदार्थ पहले से अवक्षेप में है, ठीक। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी एक तीसरे पदार्थ की सहायता से फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं और यह तीसरा पदार्थ पेप्टीकारक कहलाता है। देखो जो आपका स्टार्च है, स्टार्च या जिलेटिन में, ये आपके द्रव स्नेही कोलॉइड थे, जिलेटिन में जल स्वयं पेप्टीकारक है, जल स्वयं पेप्टीकारक है, अर्थात इनके कोलॉइडी विलीन होंगे, ये अवक्षेपित हो जाएंगे बाद में और इसमें जल मिलाएंगे, फिर से इनका कोलॉइडी विलीन प्राप्त हो जाएगा। स्टार्च या जिलेटिन में जल स्वयं पेप्टीकारक है,
जल स्वयं पेप्टी कारक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट, ठीक है, ये आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। ठीक, एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, पहले समीकरण लिखते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिंग यूनिट था पहले, बाद में इसका अवक्षेप बना लिया गया। यह अवक्षेप का निशान है। इसमें क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड है, इसका कण विलयन मिला दिया। इसकी सतह पर क्या हुए, Fe पर 3+ आयन अधिशोषित हो गया कि FeOH का होल थ्राइस, और इसकी सतह पर Fe पर 3+ आयन ये जो है अधिशोषित हो गए, और Cl- ये मिश्रित परत अलग हो गई। ये 3 Cl- अलग हो गए, ये इस पर अधिशोषित हो गए, और इस प्रकार इसका कोलाइडिंग यूनिट बन गया। तो ये हो गए कोलाइडिंग कण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने हुए अवक्षेप में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने हुए अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का कण विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का कण विलयन मिलाकर ग्रहण कर देंगे। इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक, कैसे, ये अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका कण विलयन मिलाएंगे तो Fe पर 3+ आयन इसकी सतह पर अधिशोषित हो गए, और इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिंग कण हमें प्राप्त हो गया, और इसका जो विलयन हो गया वो इसका कोलाइडिंग विलयन हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए कि सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप में, यह अवक्षेप है, तब HCl द्वारा इसका पेप्टीकरण करेंगे, मतलब इसके साथ उबाल देंगे, तो सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाएगा, और ये H+ आयन ये मिश्रित परत अलग हो जाएगी। ठीक, तो इसका कोलाइडिंग विलयन ऋणात्मक कोलाइडिंग कण है इसमें, और इससे जो पहले पढ़ा था वो आपका धनात्मक कोलाइडिंग विलयन था। सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप में तब ये से मिलाकर उबालने पर सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडिंग विलयन बनेगा, और ये कोलाइडिंग कण आपकी ऋणात्मक कोलाइडिंग कण है। तो ध्यान रखना, इसका कोलाइडिंग विलयन जो होगा वो ऋणात्मक कोलाइडिंग विलयन होगा। कल बताया था आप लोगों को कि परिक्षेपित अवस्था के कणों के आवेश के आधार पर कोलाइडिंग विलयन 2 प्रकार के थे, एक धनात्मक कोलाइडिंग विलयन और एक ऋणात्मक। तो देखो ये ऋणात्मक कोलाइडिंग विलयन है, इससे जो पहले पढ़ा था वो धनात्मक कोलाइडिंग विलयन है, क्योंकि इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश है। ठीक, यहां पर लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप का तब HCl द्वारा पेप्टीकरण करने पर सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप का तन HCl द्वारा पेप्टीकरण करने पर सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो जाता है। तो आपका दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक, सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप का तन
कार्बोनेशियम द्वारा पेप्टीकरण करने पर सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडिन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी दो हेडिंग आपने पढ़ी आज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है, बिल्कुल तैयारी करोगे अच्छी तरीके से।